बस्तर की पूरी सभी 12 सीटों का करीब करीब ऐलान कांग्रेस और भाजपा ने कर दिया है। जगदलपुर की सीट को छोड़ करके आज भी जगदलपुर की सीट को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद मचा हुआ है। यानी नवरात्रि के आज दूसरे दिन भी 24 घंटे बीत चुके हैं और हम वे इंतजार कर रहे हैं कि जगदलपुर में आखिरकार कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। पर इस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज ये देखेंगे कि बस्तर की 12 विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह का एक राजनीतिक गणित हमको देखने को मिलेगा और वोटिंग 7 नवंबर को घोषित है। और इस बीच में सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र हम लेते हैं बीजापुर। बीजापुर दक्षिण पश्चिम बस्तर का एक वो इलाका जिसमें महाराष्ट्र और तेलंगाना का एक बड़ा हिस्सा जो है उसको छूता है। और बीजापुर के पट्टनम भोपालपट्टनम वाले इलाके में और इधर चेरला वाले इलाके में हम ये देखते हैं कि तेलंगाना और महाराष्ट्र की बोली भाषा और रहन सहन का भी एक बड़ा एक रंग देखने को मिलता है। वहाँ पर इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम मंडावी हैं और ये लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान पर हैं। और इससे पहले उन्होंने महेश गागड़ा को तकरीबन 26,000 वोटों से पराजित किया था। और इस बार भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से पुनः महेश गागड़ा प्रत्याशी हैं और दोनों के बीच में एक काफ़ी सीधा मुकाबला है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो बीजापुर की राजनीति को रेखांकित करती है, जिसके तहत हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में हमें ये देखने को मिलेगा कि चुनावी प्रचार के दौर में कई ऐसे मुद्दे आएंगे जहां पर वर्तमान विधायक विक्रम मंडावी भी घिरते नजर आएंगे और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा भी जनता के निशाने पर होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर क्या है? वहां सबसे बड़ा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार को लेकर के विक्रम मंडावी पर तरह तरह के आरोप लगे हैं और कांग्रेस के ही एक उनके बेहद करीबी रहे अजय सिंह मुखर होकर के लगातार उनका विरोध करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा को लेकर के ये माना जा रहा था कि एक सकारात्मक स्थिति बनेगी। महेश गागड़ा के साथ एक नकारात्मक पहलू ये है कि वो चुनाव से ठीक 6 महीने पहले अपने बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए वो ये लौटे और उन्होंने ज़मीन पर कांग्रेस के विधायक को घेरने की कवायद शुरू की। और यदि वो लगातार 5 साल से बीजापुर में बने होते शायद एक और परिदृश्य ये होता कि काफ़ी स्पष्ट तस्वीर देखने को मिलती। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोगों पे काफ़ी सर्वे करवाया, काफ़ी चिंतन किया। उनमें से एक थे बीजापुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी BR पुजारी, जो एक प्रकार से माना जा रहा था कि भाजपा के एक दावेदार बनकर उभरे थे। उनको लेकर के भी एक बात ये बाहर आई कि यदि BR पुजारी होते हैं तो संभवतः विक्रम मंडावी के लिए काफ़ी कठिन होगा। यानी कुल मिलाकर ये है कि अब 2 परंपरागत राजनीतिक दलों के बीच में 2 परंपरागत प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं और दोनों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू से जनता पहले से ही वाकिफ है। इसलिए ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में जब वोटिंग की स्थिति आएगी तो ज़मीन पर जो मुद्दे उठेंगे उन मुद्दों में कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर के विक्रम मंडावी को जवाब देना होगा जनता के सामने। आखिरकार वो भ्रष्टाचार से जुड़ा ऐसा मामला है जिसमें उनकी साफगोई ही उनको बचा सकती है। और रही बात महेश गागड़ा की, महेश गागड़ा चूँकि मंत्री रहते उन्होंने एक प्रकार से काफ़ी लंबा समय राजधानी में बिताना शुरू किया, जिसकी वजह से उनको राजनीतिक तौर पर काफ़ी नुकसान भी हुआ और इस बार वो ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में ये भी माना जा रहा है कि पिछले 5 साल में जो विक्रम मंडावी को काफ़ी जो करीबी लोग थे उन्होंने अपने आप को उनसे दूर भी किया है। तो इन सब चीज़ों का एक असर जो है मतदान के दिन देखने को मिलेगा।
दूसरा विधानसभा क्षेत्र है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में अब छविंद्र कर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। उन्होंने अपना नामांकन का पर्चा भी ले लिया है और आज एक तस्वीर भी उन्होंने जारी की है। वो तस्वीर है जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें देवती कर्मा है जो वर्तमान विधायक हैं, उनकी जो छोटी बहन है तुलिका कर्मा वो भी दिख रही हैं और छविंद्र कर्मा दिख रहे हैं। और इस तरीके से पूरे परिवार के साथ वो आज मंदिर में, माता दंतेश्वरी के मंदिर में दर्शन करने गए। तो इस समय की वो तस्वीर जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हुई है और एक प्रकार से यह संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हुई है कि इस टिकट वितरण के बाद परिवार के भीतर कम से कम किसी तरह का कोई ऐसा मनभेद या मतभेद नहीं है। अब हम आएंगे भाजपा की ओर। भाजपा में चैत्रा मटामी इस समय चुनावी मैदान पर हैं और चैत्रा मटामी के साथ यहाँ पर ओजस्वी मंडावी और नंदलाल मुड़ामी, रामू नेताम जैसे कई लोग उसमें दावेदार थे जिन्होंने टिकट को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद भी की और एक प्रकार से ये माना जा रहा था कि चुनावी राजनीति में इस बार नंदलाल मुड़ामी या ओजस्वी मंडावी में से किसी एक को भाजपा टिकट दे सकती है, पर इन वक्त पे चैत्रा मटामी को उन्होंने टिकट दिया। बताया जा रहा है कि ये जो टिकट का जो पूरा खेल है, संघ परिवार से जुड़े गुमरगुंडा आश्रम के जो बाबा जी हैं वो है और एक बुधरी ताती जी हैं, काफ़ी नामी महिला हैं, उन्होंने ज़मीन पर काफ़ी काम किया हुआ है महिलाओं के लिए। और नकुलनार में जो एक जितेंद्र सिंह भदौरिया जी हैं, बबलू भैया जिनको लोग मोहब्बत के साथ कहते हैं, उन सभी ने एक प्रकार से लॉबिंग की और ये माना जा रहा है कि संगठन ने ये माना कि आरएसएस के जो अनुयायी जो संगठन हैं, अनुषांगिक संगठन, उनके प्रेशर से चैत्रा मटामी को प्रस्तावित किया गया और वो टिकट लेकर के आ गए हैं। शुरुआती दौर पे ओजस्वी मंडावी की बेटी ने काफ़ी तीखा प्रहार किया और इससे ये लगने लगा कि आने वाले समय में ओजस्वी बगावत करेंगी और उनको निर्दलीय लड़ाने की भी कई तरह से कोशिशें की गई और आखिरकार भाजपा के आला नेताओं ने उनको मनाने में कामयाबी हासिल की और इस समय ओजस्वी मंडावी भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में काम करने को तैयार हो चुकी हैं। उन्होंने ऐसा प्रेस रिलीज करके बताया है। पर जमीन में स्थिति अलग किस्म की है। जमीन में स्थिति यह है कि अब मान मनोबल का दौर शुरू हुआ है। नंदलाल मुड़ामी, रामू नेताम, ओजस्वी मंडावी सबको लेकर के मनाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। जमीन पर चैत्रा मटामी अपना जमीनी संघर्ष और जनसंपर्क शुरू कर चुके हैं। अब दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सीधे तौर पर यदि देखा जाए तो कांग्रेस के छविंद्र कर्मा का मुकाबला भाजपा के चैत्रा मटामी के साथ होना है। पर इस बीच में एक छोटी सी पेंच दिख रही है, जो ये पेंच है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के जो बल्लू भवानी हैं वो फरसपाल के निवासी हैं और फरसपाल इलाके से आते हैं और आम आदमी पार्टी ने उन्हें दूसरी बार टिकट दिया है और इस बार आम आदमी पार्टी के टिकट से बल्लू भवानी जो लड़ेंगे तो फरसपाल का जो इलाका है वो गृहग्राम है छविंद्र कर्मा का, कर्मा परिवार का। तो यदि बल्लू भवानी ज़्यादा नुकसान करते हैं तो उसका असर कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ सकता है। इस बार सीपीआई ने भी अपनी दावेदारी की है। सीपीआई के जो कैंडिडेट है उन्होंने मैदान में अपने आप को उतारा है, पर सीपीआई का जनाधार जिस तरीके से कम हुआ है, इस बात की उम्मीद कम है कि वो किसी तरह की बड़ी फाइट की स्थिति में यहाँ दिखाई दे रही है। छविंद्र कर्मा पिछले बार उन्होंने बगावत की थी 2018 में, जिसका परिणाम ये था कि देवती कर्मा को चुनाव में करारी हार हासिल हुई थी और भीमा मंडावी जीतकर सामने आए थे। पर भीमा मंडावी के मौत के बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में देवती कर्मा को पुनः टिकट मिली और उपचुनाव में ओजस्वी मंडावी हार गई और देवती कर्मा विधायक बन गई। इस तरह से दंतेवाड़ा का जो मुकाबला है काफ़ी रोचक है। एक साधारण नज़र से देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से चैत्रा मटामी और छविंद्र कर्मा की स्थिति एक जैसी है। यहाँ पर कोई किसी पर ज़्यादा प्रभाव डालने की स्थिति नहीं है, चूँकि दोनों ही नए उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से छविंद्र कर्मा भी नए हैं और चैत्रा मटामी भी नए हैं। चैत्रा मटामी सलवा जुड़ूम के समय से
काफ़ी सक्रिय रहे हैं, कासोली में रहते हैं, बारसूर इलाके के निवासी हैं और छविंद्र कर्मा दंतेवाड़ा इलाके के निवासी हैं और वो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब हम आते हैं कोंटा विधानसभा क्षेत्र में। कोंटा विधानसभा क्षेत्र में एक त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति दिख रही है। वहाँ पर कांग्रेस के कवाशी लखमा जो आबकारी मंत्री रहे वो चुनावी मैदान पर हैं। साथ में सलवा जुडुम के एक लीडर जो पेशे से शिक्षक भी हैं, शोएब मुक्का, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और मनीष कुंजाम जो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में हैं। मनीष कुंजाम संभवतः इस बार आखिरी बार वो कोंटा विधानसभा क्षेत्र में अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं और हर बार ऐसा होता है कि सीपीआई वहाँ पर बड़े जोर शोर से चुनावी अभियान को शुरू करती है और चुनाव के ठीक पहले एक पूरा मुहिम ठंडा पड़ जाता है और वो वोट हासिल नहीं कर पाते हैं। इस बार भी सीपीआई अंदरूनी वोट पर अपने फोकस करके चुनाव लड़ रही है, क्योंकि शहरी वोट का दायरा जो है सीपीआई के लिए काफ़ी कम हो चुका है या सिमट चुका है या खत्म होने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में अंदर में जो वोट पड़ेंगे उसका असर मनीष कुंजाम को सीधे तौर पर लाभ या हानि के रूप में देखने को मिलेगा और यही अंदरूनी वोट कवाशी लखमा का भी दावा क्षेत्र है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी के लिए बहुत कम उम्मीद है कि उन्हें सीधे तौर पर अंदर से समर्थन मिले, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सलवा जुडुम के किसी भी ऐसे नेता को अंदर के गांव में समर्थन मिलेगा इस बात की उम्मीद कम ही है। और वहां पर त्रिकोणीय आसार दिख रहा है चुनाव का। और इस तरीके से हम देखेंगे कि कवाशी लखमा जिस तरीके से चुनावी मैदान में है वो 6वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार के विधायक रह चुके हैं, 25 साल से विधायक है, इस बार वो मंत्री हैं। उनके साथ एक एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर देखने को मिल रहा है। और क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय से रहता है और जब मंत्री बनता है तो उसको लेकर के आम जनमानस में उनके प्रति एक धारणा बदलती है। उस धारणा को यदि तोड़ने में कवाशी लखमा कामयाब हो गए चुनावी प्रचार अभियान के दौरान तो संभवतः वो पुनः इतिहास रचेंगे। और यदि कवाशी लखमा इस बार किसी भी वजह से चुनाव में पराजित होते हैं तो निश्चित रूप से वो भी एक इतिहास होगा कि उनके 5 बार के विजय अभियान को 6वीं बार में किसी ने रोक दिया। अब आते हैं चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं दीपक बैज, जो सांसद हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने विधायक से त्यागपत्र देकर सांसद का चुनाव लड़ा, लोकसभा से वो निर्वाचित हुए। उन्होंने दिनेश कश्यप को पराजित किया जो बलराम कश्यप के बेटे थे, सांसद के और मंत्री के, काफ़ी कद्दावर नेता थे। उनके बेटे, बड़े बेटे दिनेश कश्यप, और दिनेश कश्यप सांसद भी रहे बलराम कश्यप जी के गुजर जाने के बाद। और उसके बाद जब वो चुनाव लड़े तो उस चुनाव में उनको पराजय हाथ में आया है। दीपक बैज इस बार चुनाव मैदान में है तो ये भी चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर उपचुनाव हुआ था। दीपक बैज के द्वारा सांसद बनने के बाद जो सीट खाली हुई थी वहाँ से राजमन बेंजाम जो बास्तारा ब्लॉक के हैं उन्होंने उस चुनाव को जीता था। दीपक बैज इस बात का दावा करते रहे हैं कि ये चुनाव विधानसभा का भी एक प्रकार से उन्होंने ही जितवाया था। वे अपनी पत्नी के लिए टिकट चाह रहे थे, दरअसल कहानी ये है। और कांग्रेस ने उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया, इस वजह से रजमन बेंजाम को टिकट मिला। रजमन बेंजाम चुनाव जीते, अच्छे बड़े अंतर से जीते और जीतने के बाद विजयी प्रत्याशी रजमन बेंजाम को हटाकर जब दीपक बैज स्वयं मैदान में है तो निश्चित रूप से संभव है कि उनके खिलाफ भी एक माहौल बनेगा जिसको उनको फेस करना होगा। हालांकि 2 बार के विधायक और सांसद होने के नाते दीपक बैज की ये बड़ी उम्मीदें हैं कि उन्होंने एक जननायक की भूमिका निभाई है और वो एक जननायक बन के उभरना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति में केंद्र में रहना चाहते हैं। उनका लक्ष्य आने वाले समय में किसी मंत्री के किसी बड़े विभाग के साथ कोई मंत्री पद या मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हो सकती है, क्योंकि वो बीते कुछ समय से लगातार राहुल गांधी के साथ करीब में कई आंदोलनों में दिखते रहे और उनकी उम्मीदें लगातार बढ़ती रहीं
और संभव है यही वजह है कि वे सीधे विधानसभा चुनाव जीत करके अपनी दावेदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। और मोहन मरकाम को अध्यक्ष पद से हटाने के बाद कांग्रेस ने बस्तर से ही दीपक बैज को यह स्थान दिया। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि दीपक बैज हो सकता है कि पूरे प्रदेश की राजनीति में फोकस करेंगे, पर उन्होंने बस्तर को ही अपना केंद्र बना के रखा हुआ है और इस समय वो बस्तर की राजनीति में उलझे हुए हैं। तीसरी बात यह है कि वहां से जो विनायक गोयल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनायक गोयल जनपद के अध्यक्ष रहे हैं और एक नया चेहरा है वहां पर। बैदूराम कश्यप, लच्छूराम कश्यप, समून साय कच्छ जैसे कई चेहरों को हटा करके एक नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है। तो इस बात की उम्मीद है कि भाजपा के इस अवसर को भुनाने की कोशिश संगठन करेगा और सीधा मुकाबला होने के कारण बस्तर चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में सीधा मुकाबला होने के कारण कहीं ना कहीं यह देखने को मिलेगा कि पूरा खेल दोनों ही राजनीतिक दलों का संगठन के आधार पर होना तय है। और इस बार दीपक बैज के लिए कड़ी चुनौती है, चूंकि उन्हें अपने आप को स्थापित करना है, इस बात को साबित करना है कि वे केवल और केवल राज्य के चुनाव और राज्य की राजनीति में रहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को वापस लाने की कोशिश की है। वे केंद्र की राजनीति से बाहर निकलना चाहते हैं। और विनायक गोयल चूंकि तोकाबाल ब्लॉक के हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नया चेहरा है, तो संगठन में एक बड़ा उत्साह है। संभव है कि संगठन एकजुट होकर के उनके लिए काम करेगा और उसका लाभ उनको मिल सकता है। आज के अंक में केवल इतना ही। हम इस वक्त बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंटा और चित्रकूट 4 विधानसभाओं की समीक्षा कर चुके हैं और हमने ये जानने का प्रयास किया है कि वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ बनेंगी और आने वाले समय में हम लगातार आपको अलग अलग तरीके से अपडेट करेंगे कि अब कौन सा मुद्दा वहाँ पर हावी हो रहा है और किस मुद्दे को लेकर के लोगों का रुझान तैयार हो रहा है। और फिलहाल इतना ही। और अगले अंक में हम आपसे और 4 सीट जगदलपुर, बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर पर हम आपसे बात करेंगे। तब तक धन्यवाद। सीजी इम्पैक्ट न्यूज़ के लिए सुरेश महापात्र। सीजी इम्पैक्ट आपको लगातार अलग अलग खबरों से अपडेट कर रहा है और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हम न्यूज़ के माध्यम से आपसे संपर्क लगातार बनाए रखने के लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सीजी इम्पैक्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी अपडेट करें तो वो आपको तत्काल मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।